क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। सरकार ने किया क्या विकास, गरीबी दूर के क्या प्रयास, देखेंगे हम विकास का सच, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात ने बुंदेलखंड यात्रा शुरू कर दी है और हम लगातार एक ना एक जिले में जाते जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। सबसे पहले ललितपुर गए थे, फिर जालौन, हमीरपुर और अब हम हैं महोबा में। महोबा जिले की चरखारी विधानसभा है ये और हमारे साथ आज मौजूद हैं चरखारी के विधायक जी बृजभूषण सिंह राजपूत जी। जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले खरी बात चैनल में आपका। जी मैं अभी कुछ दिनों से जैसे कि कल से ही एक्चुअली मैं महोबा में हूँ, आपकी चरखारी विधानसभा के पनवाड़ी वहाँ पर भी गई थी मैं और वहाँ पर भी मैंने लोगों से बात की। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप भाजपा से हैं, इतने सारे जो प्रधान से प्रधानमंत्री तक आज देखा जाए तो वो भाजपा में है, तो अभी भाजपा जो है वो किन नीतियों पर, किन योजनाओं पर विकास कर रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ बहुत कि आपने बुंदेलखंड का एक चैनल बनाया और बुंदेलखंड की बात आप कर रही हैं। अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड की आवाज़ जो है सरकारों तक पहुंचाने के लिए नहीं था। तो इसलिए पहले तो आप बधाई की पात्र हैं और शुभकामनाएं कि आप बहुत आगे बढ़ें और ये चैनल बहुत आगे बढ़े, मेरी ऐसी शुभकामनाएं। सबसे पहले यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आप विधायक हैं और यहाँ पर अब 4.5 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो ऐसी क्या विकास की योजनाएं हैं जो आप लोगों तक पहुँचा पाए हैं? मैंने सबसे पहले तो जो है यहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र में जो शिक्षा, हमारे यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत कम था, तो यहाँ के विद्यालयों को मॉडिफाई करने का काम किया। तो लगभग हमने अपनी विधानसभा के 80% विद्यालयों को जो है मॉडिफाई किया है। जहाँ पे टाइल्स हैं, फर्नीचर नहीं थे, फर्नीचर लगवाने का काम किया है। दूसरा कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी सांसद और विधायकों को एक एक गांव गोद लेने के लिए बोला था। हमने भी एक गांव गोद लिया, गौरारी, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है और आज वो गांव जो है मैं ये दावे से कह सकता हूँ बुंदेलखंड का सबसे अच्छा गांव मॉडल। वहाँ पे हाईटेक स्कूल आपको मिलेगा, खेल मैदान मिलेगा, वहाँ पे सारी सड़कें बनी हुई मिलेगी, वहाँ का पंचायत भवन एक आकर्षण का केंद्र है, वहाँ पे गौशाला है और वहाँ पे जो पहले हम लोग जानते हैं कि गांव में किसी को बुलाना है तो डिग्गी पिटवानी पड़ती थी, तो वहाँ पे एक हम लोगों ने माइक सिस्टम लगवाया पूरे गाँव में। पंचायत भवन से ही हम लोग अनाउंस करेंगे, सारे गांव के लोगों को सुनाई देगा। उसी माइक से हम लोग आधा घंटा सुबह शाम जो है भजन है, न्यूज है, गांव वालों के लिए प्रसारित करवाते हैं। और उस गांव के लिए हम लोगों ने एक उत्पादन क्योंकि गौरारी गांव जो है वहाँ गौरा पत्थर निकलता है, तो वहाँ लोग अपने हाथों से जो है मूर्तियाँ बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो उसको भी बढ़ावा देने का हम लोगों ने काम किया है। वहाँ पे चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं थी आसपास के इलाके में, तो वहाँ पे अस्पताल का भी निर्माण हुआ है, वहाँ डॉक्टर प्रॉपरली वहाँ पे टाइम से रहते हैं। तो आप भी जाकर देखेंगे और मुझे लगता है देखना भी चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में कंपटीशन है, बिजनेस में कंपटीशन है, राजनीति में भी कंपटीशन है और कार्यों में भी कंपटीशन होना चाहिए। कौन सा जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहा है इसका भी कंपटीशन होना चाहिए कि किसने क्या किया और लोगों की एक उम्मीद होनी चाहिए कि हमें उससे अच्छा करना है। तो आप जब गौरारी गांव जाएंगी तो आपको वहां देखने को मिलेगा। और आज मेरी विधानसभा के सारे प्रधान मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं विधायक जी मेरे गांव को भी गोद ले लो। तो ये तो हम लोगों ने गांव को एक मॉडल गांव बनाया है। दूसरा, हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 374 सड़कें बनवाने का काम किया। हाँ, सीसी सड़कें जो गांव में नहीं थी वहाँ पे बनवाने। फिर इसके बाद हमारा खेल के प्रति अपना खुद का भी रुचि रहता है और हमारा बुंदेलखंड इसमें पिछड़ा बहुत खेल के लिए, तो हमने जहाँ जहाँ हमें खेल के मैदान मिले, लगभग मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 13 खेल मैदान बनवाने का काम किया। और हमारे यहाँ पे जब से विद्यालयों में शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो यहाँ पे गांव में कोई बारात घर नहीं होते हैं, तो हमने लगभग 27
जो है विवाह घर बनवाए हैं। और हमारे जो मॉडल गांव का विवाह घर देखेंगी तो आपको लगेगा कोई प्राइवेट विवाह घर बना हुआ है। तो इतना सुंदर वहाँ पे निर्माण कार्य कराया गया है। चलिए विधायक जी, आप युवा हैं, आप इतने सारे विकास कार्य करा चुके हैं, बहुत बहुत बधाई पहले तो मैं आपको देना चाहती हूँ। लेकिन एक प्रश्न मेरा ये भी है कि चाहे ये प्रदेश में देख लिया जाए या केंद्र में देख लिया जाए या यहाँ पर भी देख लिया जाए, तो एक शिकायत बहुत है युवाओं की कि बेरोजगारी बहुत है। इस पर क्या कहना है? देखिए, बेरोजगारी तो का जो विषय है वो पूरे देश में ही है। और बुंदेलखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो बुंदेलखंड हमारा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। और बुंदेलखंड इससे जब आज़ादी के बाद से विंध्य प्रदेश के नाम से ये एक स्टेट हुआ करता था, एक प्रदेश हुआ करता था। और इसके पहले मुख्यमंत्री भी एक बने हमारे डॉक्टर सक्सेना जी थे, आप जानते हैं, आपको पता होगा। तो और विभाजन के बाद आधा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में चला गया, आधा बुंदेलखंड हमारे यूपी में है। और ये एक साइड में होने की वजह से एक छोटा सा इसका ज़िले हैं, लगभग 7 ज़िले आते हैं, 19 सीटें आती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉपरली यहाँ से 350 किलोमीटर लखनऊ है, 500 किलोमीटर दिल्ली है। तो यहाँ हम लोग अपनी बड़ी मेहनत करते हैं कि अपनी बातें लखनऊ और दिल्ली जा के पहुँचाने में, मगर हम लोग को ऊँट के मुँह में जीरे की तरह मिल पाता है। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो यहाँ पे बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए आपको पता है कि एक्सप्रेस वे बनवाया जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर का भी कार्य चल रहा है। तो इसके अतिरिक्त भी बुंदेलखंड का सपा और बसपा की सरकारों में खनन का दोहन हुआ करता था। यहाँ पे हाई कोर्ट से रोक के पश्चात भी धड़ल्ले से खनन हुआ करता था समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में। मगर जब से योगी जी की सरकार आई है, एक भी अवैध खनन नहीं होता है, ई टेंडिंग होती है और ई टेंडिंग के बाद ही यहाँ पे खनन कार्य होता है। और उससे भी अच्छी बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर जो भी खनन पट्टे धारक हैं, तो यहाँ पे एक मिलरा फंड बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट मिलरा फंड। तो जो भी पट्टे धारक हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए 2% डिस्ट्रिक्ट में देते हैं। और हर साल लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए उस मिलरा फंड से डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए अब मिलने लगा है। इससे पहले आज़ादी से लेके अब तक कभी बुंदेलखंड के लोगों को मिलरा फंड के माध्यम से कोई डेवलपमेंट नहीं होता था। ठीक है, फिलहाल ये सब तो ठीक है, लेकिन वापस वही प्रश्न है मेरा जिससे आप भटक गए कि बेरोजगारी का क्या आपको नहीं लगता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है? क्योंकि सरकार में आज देख लें तो नीचे से ऊपर स्तर तक सब के सब भाजपा के नेता हैं मोस्टली, जो देखा जाए। लेकिन बेरोजगारी जो है वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि आज जिस भी युवा से आप बात कर लें तो वो बेरोजगारी की बात करता है। तो इसके निदान के लिए क्या ऐसी योजनाएं हैं जो लाई हैं? देखिए मैडम, जो मेरा मानना है अपना, मुझे लगता है कि जो हमारा नौजवान है और बेरोजगार है, काम करना चाहता है, तो जो काम करने की प्रबल इच्छा रखता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से कोई ना कोई काम खोज लेता है। सरकारी नौकरी ही एक रोजगार का माध्यम अकेले नहीं है। मैंने भी इस पे बहुत मंथन किया। सरकारी जो नौकरियां होती हैं वो सरकारी योजनाओं का सही से आम जनता तक उनका व्यवस्थाएं लोगों तक पहुंच जाएं, तो एक सीमित दायरा है। हमारे जो देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन भी एक कारण है बेरोजगारी का। और रोजगार के लिए तो हमारे सरकार के द्वारा कई, जैसे उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों को ट्रेंड भी किया जा रहा है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। उद्योग स्थापना करने के लिए बैंकों को भी हम लोग लोगों को लोन देने के लिए छोटे छोटे स्तर पर, आज़ादी के बाद से आप सोचिए, मतलब छोटे छोटे स्तर पर भी लोगों को लोन देने का हमारी सरकार काम कर रही है। तो करना जो चाहते हैं उनके करने के लिए बहुत अवसर हैं, बहुत मौके हैं। वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स जो है सबमिट करें। जहाँ पर नौजवानों को ये लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स अगर बैंक के द्वारा या किसी सरकारी अधिकारी के रोकने की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो वो हम लोगों से संपर्क कर सकता है, हम लोग उनकी पूरी मदद करेंगे। अब मैं आपको अपनी विधानसभा का ही बता दूं, रोजगार के संबंध में मैंने अपने यहाँ के नौजवानों को पुलिस, आर्मी में, पैरामिलिट्री में जाने के लिए बुंदेलखंड डिफेंस एकेडमी खोल रखी है। बुंदेलखंड में कभी भी कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं था यहाँ के नौजवानों के लिए। हमारे बुंदेलखंड के बहुत कम लोग पुलिस और आर्मी में थे। मैंने विधायक बनने के 1 साल बाद
अपने यहाँ एकेडमी खोली और सैकड़ों नौजवान जो है पुलिस और आर्मी में भर्ती हुए यहाँ से, यहाँ की बेटियाँ भी भर्ती हुई हैं। तो ऐसे कई केंद्र अब हम लोग और भी खोल रहे हैं और कई नौजवानों को हमने। विधायक जी, जैसे कि आपने इसके पहले प्रश्न में बताया था कि अवैध खनन जो है वो बसपा और सपा की सरकार में बहुत धड़ल्ले से चलता था, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस सरकार में वो नहीं होता है? मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि हमारी सरकार में जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं, अगर वो करते हैं तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होती है, लगातार कार्रवाई होती हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, आपको सैकड़ों मुकदमे अवैध खनन करने वालों के ऊपर। फिर भी अवैध खनन तो बहुत चल रहा है। देखिए, कई लोग ऐसे थे जो समाजवादी और बसपा सरकार की मानसिकता के अधिकारी थे और कई लोग थे जो मानते नहीं हैं, मुकदमे लगने के बाद में भी वो उस काम को नहीं छोड़ना चाहते थे। मगर हमारी सरकार इस मामले में सफल हुई है। बहुत बड़े हद तक 95% तक हम लोगों ने अवैध खनन को रोका है। 2-4-5% हो सकता है नहीं रोक पाए हों, मगर उनके ऊपर कार्रवाइयाँ बहुत अच्छे स्तर की हुई हैं। और जितना बड़ा मिनरल फंड से बुंदेलखंड को पैसा मिला है, आप टोटल कर लीजिए, आज़ादी से लेकर आज तक नहीं मिला होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो खनन होता था, पट्टे ही नहीं थे और खनन होता था। और अभी भी काफी जगह पट्टे नहीं है पर खनन हो रहा है। और अभी ये भी अवधि जो है इसमें खनन नहीं हो सकता है, लेकिन तब भी हो रहा है। नहीं, इस दौरान पे आपको नदी के किनारे कहीं खनन होता हुआ नहीं मिलेगा। जो लोगों ने डंप लगाया हुआ है लीगली है, और जहाँ पे भी जानकारी प्राप्त होती है, हमारे बुंदेलखंड के सारे विधायक इस मामले में सजग रहते हैं, वो तुरंत कम चलिए कार्रवाई करते हैं। और आप रिकॉर्ड उठा कर देखिए, आज़ादी से लेके आज तक इतना रेवेन्यू बुंदेलखंड से कभी नहीं गया जितना अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुंदेलखंड से रेवेन्यू गया। 4 से 5 हजार करोड़ का रेवेन्यू जाता है एक साल में, बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो ऐसे में ही आप जैसे कह रहे हैं कि बुंदेलखंड से बहुत प्रॉफिट होता है सरकार को, तो बुंदेलखंड से 19 विधायक भी हैं, लेकिन किसी को भी कोई अच्छा प्रतिनिधित्व या कोई भी अच्छा मतलब पद नहीं दिया जा रहा है मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल के विस्तार में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है बुंदेलखंड। ये तो हमारे पार्टी के नेतृत्व का निर्णय है और हमारे मुख्यमंत्री। लगता है कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है? नहीं, चूक हो रही है, ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। उन्हें लगेगा कि बुंदेलखंड के से हमें और लोगों को मौका देना चाहिए, तो निश्चित रूप से मौका मिलेगा। हम लोग अपनी बात को लेकर जाते हैं उनके पास में, तो हमारी बातों को प्राथमिकता से सुना जाता है और हम लोग को जो भी काम हम लोग विकास के लिए मांगते हैं हम लोगों को दिए जाते हैं। आज़ादी से लेके आज तक बुंदेलखंड में कहीं स्पोर्ट कॉलेज नहीं है और किसी भी सरकार के किसी भी एमएलए ने नहीं मांगा, मगर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट कॉलेज नहीं है। उत्तर प्रदेश में 4 स्पोर्ट कॉलेज हैं, सैफई में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है, मुरादाबाद में, मगर बुंदेलखंड में नहीं है। एक बुंदेलखंड को दे दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया, उसकी ज़मीन भी स्वीकृत हो गई है और बहुत जल्दी हमारे बुंदेलखंड को तोहफे के रूप में एक स्पोर्ट कॉलेज भी मिलने वाला है। चलिए विधायक जी, जैसे कि आप चरखारी से विधायक हैं, इसके पहले भी देखा जाए तो हर क्षेत्र में, काफ़ी क्षेत्र में आपका दबदबा रहा है। आपके पिताजी भी हमीरपुर से भी, महोबा में भी एक प्रकार का दबदबा रहा है, तो कैसे कर पाए हैं आप इतना सब? जनता की सेवा कर रहा हूँ और मेरा तो सपना जो है ये है कि बुंदेलखंड राज बने, और बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए हम लोग सबको प्रेरित करते हैं, सबको बुंदेलखंड राज्य बनने के फ़ायदे बताते हैं। जिस दिन बुंदेलखंड का आवाम जाग गया, जिस दिन बुंदेलखंड के लोगों ने ये समझ लिया कि बुंदेलखंड राज बने और बुंदेलखंड राज बनने से बुंदेलखंड के लोगों का बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ का डेवलपमेंट इतना बढ़ जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा संपन्न अगर कोई प्रदेश होगा तो वो बुंदेलखंड होगा। यहाँ के अपने मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ के अपने आईएएस आईपीएस होंगे, यहाँ की अपनी खुद की पुलिस होगी, यहाँ का अपना हाई कोर्ट होगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप में पीजीआई, एम्स, मेदांता, अपोलो जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। चलिए विधायक जी, जैसे कि आपको चरखारी के विधानसभा के लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो कुछ ना कुछ सौगात आपने ऐसी लाई होगी चरखारी के लोगों के लिए जो आपने दी होगी उनको, वो क्या है? मैंने आपको ऐसे मतलब बड़े काम मैंने बताया आपको, स्पोर्ट कॉलेज जो उत्तर प्रदेश में 4 हैं, 5वां एक स्पोर्ट कॉलेज चरखारी में बनने जा रहा है। ये बड़ी सौगात है। यहाँ पे बरसों पुरानी, मतलब बरसों से जीजीआईसी
जो है वो खंडर पड़ा हुआ था हमारे यहाँ का कुलपाड़, उसके लिए 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति, उसका निर्माण कार्य। और दूसरा अपनी तरफ से अपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने विधानसभा के नौजवानों को हम पुलिस में आर्मी में भर्ती के लिए फिजिकल एकेडमी का संचालन। दूसरा अपनी तरफ से अपने क्षेत्र के लोगों को जो अन्ना पशु की समस्या है, आप तो अच्छे से जानते हैं, हमारे बुंदेलखंड की आप बेटी हैं तो आपको तो यहाँ का दर्द अच्छे से पता है। तो जो अन्ना पशु की समस्या के लिए हमने व्यक्तिगत अपनी 60 बीघा ज़मीन दान की है और उसमें एक गौशाला बनवाई है। उसमें 800 गाय का भरण पोषण मेरे द्वारा होता है। तो और मेरी विधानसभा में आप कम से कम 6 बड़ी बड़ी गौशालाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हर ग्राम पंचायत स्तर पर टेम्परेरी गौशालाएं बनाई गई हैं। मतलब आपके यहाँ पर कोई वो अन्ना जानवरों की दिक्कत अभी सामने नहीं है? समस्या फिर भी है क्योंकि चुनौती बड़ी है, क्योंकि जब तक जनता का सहयोग बड़ा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हर समस्या का अंत नहीं कर सकते। क्योंकि ये गाय जो हैं ये किसान भाइयों की है, हमारे किसी बाहर से नहीं आई हैं, किसी दूसरे प्रदेश से नहीं आई हैं, ये हमारे अपने लोगों की। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि जब मैंने लोगों से बात की तो उनकी एक समस्या ये भी थी किसानों की कि भाई अन्ना जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशान है, अभी भी परेशान है। मैंने यही बोला कि गौशालाएं तो बनी है, लेकिन कहते नहीं तब भी अन्ना जानवर घूमते हैं, खेतों में घुस जाते हैं। वो उसका कारण है। जहाँ जहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो प्रधान हैं या समाजवादी पार्टी के मेंटलिटी के लोग हैं, वो गौशाला होने के बाद जानबूझ के गौशाला से गाय को निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं और लोगों को परेशान भी करते हैं। जो गौशाला अच्छे से संचालन करा रहे हैं कि उनको परेशान करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, चलिए निकाल देते हैं। विधायक जी, आप बुंदेलखंड का देखा जाए तो जितने भी 19 विधायक हैं उसमें शायद सबसे युवा होंगे, या फिर मतलब एक युवा जो हैं उनका नेतृत्व तो कर ही रहे हैं। तो बुंदेलखंड के लिए आपने सरकार के सामने कभी कोई आवाज उठाई राज्य बनने के लिए? हाँ, हम लोगों ने 19 विधायकों ने हम लोगों ने विधानसभा में बुंदेलखंड राज की बात रखी और हम लोगों ने पत्राचार भी किया माननीय प्रधानमंत्री जी को। और मैं अपनी विधानसभा में जिस भी कार्यक्रम में जाता हूं तो जय बुंदेलखंड बोलता हूं और लोगों को बताता हूं कि बुंदेलखंड राज के लिए आप लोग मोदी जी को ट्वीट कीजिए। मैं उन्हें बोलता हूं कि आप आज के टाइम पे तो सोशल क्रांति, बड़ी क्रांति हो सकती है, आपको कहीं आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। आप मोदी जी का फेसबुक खोलिए, उस पर बोलिए कि मुझे क्या रुख सामने आया तो सरकार का फिर उस पर? जनता जब मांग करेगी तब आप तो जनप्रतिनिधि हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मगर जनता का दबाव होना चाहिए। जनता अपनी बात कहे ना, लोगों को ये ना लगे कि विधायक चाहता है कि राज बन जाए, विधायक जी को अपने पर्सनली फायदे दिखाई दे रहे होंगे। नहीं, पब्लिक को लगे कि नहीं, मैं ये राज बनने से मेरा फायदा है। पब्लिक को तो लगेगा, बट पब्लिक कहाँ जाके बोलेगी? वो अपने जनप्रतिनिधि से ही तो नेतृत्व कराएगी ना। मैंने आपको बताया, देश के प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करिए, आप उनकी फेसबुक पेज खोलिए, उस पर लिख दीजिए, आप अपनी बात खुद स्वयं। कितने ट्वीट होते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए तो, लेकिन कहाँ इतनी आवाज सुन पाते हैं जितना एक जनप्रतिनिधि एक ओहदे से रख पाता है अपनी बात। उसका एक स्टेट होता है। आज के टाइम पे कई ऐसे उदाहरण हम सबके सामने आए जिन की लोगों ने ट्वीट किया और फेसबुक पे लिखा, वो लोगों को न्याय मिला है। 10% लोग होते हैं ऐसे। नहीं, जब बड़े लेवल पर लोग क्रांति करते हैं, कंटिन्यू लग जाते हैं पर डे, एक दिन नहीं कि एक दिन हमने लिख दिया हो गया, मगर कंटिन्यू हमें जब तक राज नहीं मिल जाएगा। उत्तराखंड के लोगों ने कितना संघर्ष किया, उन्होंने तो लाठियां खाई, गोलियां खाई, उनके साथ में जनप्रतिनिधि की मजबूरी बन जाए। एक जनप्रतिनिधि से नहीं होता है, मतलब जनता स्वयं चाहे और जनप्रतिनिधि की मजबूरी हो। जनता बोले कि ना कि हम वोट देंगे तो बुंदेलखंड राज के लिए देंगे ना, ये जनता, जब जनता कहे, अभी भी तो बोल रही है, वो तो अभी भी तो बोल रही है जनता अभी इतना खुल के नहीं आ रही है, जनता अभी इतना खुल के नहीं आ रही है। बहुत कम लोग हैं जिन लोगों को ये पता है कि बुंदेलखंड राज बनने के फायदे क्या हैं, वो लोग बोल रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग आंदोलन भी करते हैं, कुछ लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं, हम लोग सबका सहयोग करते हैं। और मैंने तो, आपको तो शायद पता नहीं होगा, मैं तो बुंदेलखंड के डेवलपमेंट के लिए पहले भी कई आंदोलन, आमरण अनशन किए हैं और मैंने मतलब लाठियां भी खाई हैं पुलिस की, और लखनऊ की जेल में 18 दिन रहा हूं। तो मेरा तो अपना है, मैं अपने तरीके से जो भी होता है बुंदेलखंड राज के लिए मैं आवाज़ उठाता हूं और लोगों को भी जागरूक करता हूं।
चलिए विधायक जी, कुछ ऐसे काम होंगे जो आप अभी मतलब आपने वादे किए होंगे लोगों से और अभी आप 4.5 साल के कार्यकाल में पूरे नहीं कर पाए होंगे, तो ऐसे क्या है जो अब आप उनको एजेंडा बनाकर लाने वाले हैं सामने? नहीं, देखिए, मेरा स्वभाव अलग प्रकार का है। मैंने चुनाव में कोई वादा ही नहीं किया था कि मैं क्या करूँगा। हाँ, मैं ये ज़रूर था, क्योंकि मन में जो एक विचार था कि हाँ, किसानों के लिए यहाँ पे करना है, अपने किसान भाइयों के साथ में डट के खड़े होना है, किसान का बेटा बन के या अपने यहाँ के बेटे की तरह काम करना है। मुझे नेता बन के काम नहीं करना है, मुझे बेटा बन के काम करना है। ये सोच के मैं चुनाव लड़ा और यही मैंने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, आप एक मौका दीजिए, आपकी हर समस्या के लिए लड़ूंगा, 1-2 वादे नहीं करूँगा, छोटी मोटी बातें नहीं करूँगा। हाँ, मगर आपकी जो भी तकलीफ होगी उसके लिए मैं खड़ा हूँगा और खरा उतरूँगा। हमारे यहाँ के किसान भाइयों की फसलें चौपट हुई, हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष दैवीय आपदा आती है और हमारे यहाँ के किसान भाई बीमा भी कराते हैं और प्रत्येक वर्ष कराते थे बहुत से किसान भाई, और बहुत से किसान भाई निराश होकर नहीं कराते क्योंकि बीमा का पैसा नहीं मिलता था। सपा बसपा की सरकारों में नहीं मिला। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और अपने ज़िले के किसान भाइयों को 174 करोड़ रुपए फसल बीमा का दिलवाने का भी काम किया। हर क्षेत्र पे लड़ते हैं। हमारे यहाँ ओला गिरा, हमने 48 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके, तब तक मैं लखनऊ से हिला नहीं जब तक हमारे किसान भाइयों के खाते में पैसा नहीं पहुंच गया। तो हम लड़ते हैं। चलिए विधायक जी, खरी बात के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं अपने प्रदेश की जनता को? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की चिंता करते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मेहनत करते हैं और जिस ईमानदारी के साथ में निष्पक्ष जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, सबका साथ सबका विकास, जो भी योजनाएं आती हैं वो धरातल तक आती हैं और सभी लोगों तक वो योजनाएं हर वर्ग के लोगों को मिलती हैं। पिछली सरकार में अच्छे से यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की योजना आती थी तो किल लोगों को मिलती थी। ये छुपी नहीं है, चंद विशेष लोगों को, और विशेष लोगों में भी विशेष वर्ग के लोगों को, और विशेष वर्ग में भी विशेष जाति के लोगों को योजना का लाभ मिलता था। आज आपको चिल्लाते हुए भी वही लोग मिलेंगे, आपको अफवाह उड़ाते हुए भी वही लोग मिलेंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश का शोषण किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की बहनों को बहन नहीं समझा, माताओं को माता नहीं समझा। ऐसे ही लोग आज फिर से अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बातें करते हैं। ये भ्रम है उनका, ये भ्रम है उनका, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। उत्तर प्रदेश की जनता पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। और ये थे हमारे साथ चरखारी विधानसभा के वर्तमान विधायक जी बृजभूषण सिंह राजपूत जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खरी बात से जुड़ने के लिए। ऐसे ही किसी जनप्रतिनिधि से फिर आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल